अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। मकबूजा कश्मीर वादी के अंदर बसने वाले कश्मीरी हमारे भाई जिस तरह से अजियत और कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उसी के सिलसिले में एक साल तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। जो एक साल पहले यहाँ पर आर्टिकल 370 का नफाज किया गया और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नाज़िज़्म का मुजाहरा किया और लगातार मुसलसल कर रहा है, अब मुजाहरों के डर से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आर्टिकल 370 के ख़ात्मे को एक साल हो चुका है। एक साल होने पर भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। श्रीनगर को फौजी मुहासरे में ले लिया गया है। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज जगह जगह नाके लगाकर बैठ गई है। गासिब फोर्सेस ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा वादी में गुज़श्ता एक बरस से इंसानी हुकूक की इस कदर संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। भारतीय फ़ौज इस तमाम अरसे के दौरान कश्मीरी अवाम को हब्स से बेजा जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। ईद उल अज़हा के दौरान कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद तक अदा नहीं करने दी गई है। इसी तरह उनकी शख्सी मजहबी आज़ादी को बज़ौर क़ुव्वत दबाया जा रहा है। एक ये हुआ और उधर पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली के भारतीय गासिबाना इक़दाम के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है और उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी, इज्तिमात किए जाएंगे, तकारीब मुनक़द की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों की क़यादत ने शिरकत की और ये मंजर हमने पहले नहीं देखा था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे वो मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और यौम इस्तेहसाल से मुतालिक शुरका को ब्रीफिंग दी और इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम कश्मीरी भारत के गैर आनी और एकतरफ़ा इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत की मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को हर फोरम पर बेनकाब किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क का सियासी नक्शा जारी कर दिया है जो कि बड़ी खुशाइंद बात है और ये शायद तारीख में पहली बार हुआ है। इसको पॉलिटिकल एक जियोग्राफिकल नक्शा होता है, इसको सियासी नक्शे का नाम दिया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। ये जो नक्शा है ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में एक साल गुजर चुका है। इस पर बात करते हैं चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन सैयद अली रजा साहब ब्रसल से जुड़ रहे हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन समझाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और आपकी काविशें भी बहुत ज़्यादा हैं, काबिले सताइश हैं, काबिले तारीफ़ हैं और भूले नहीं भूलेगी जिस तरह से आपने कश्मीरी भाइयों के लिए वहाँ यूरोपीय यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से भरपूर अंदाज में आपने पूरे यूरोप के अंदर आवाज़ उठाई है। तो शाह साहब अब यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जा रहा है दिन और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जो नक्शा है, नया सियासी नक्शा जो पूरे सिलेबस के अंदर शामिल होगा, उसमें मकबूजा कश्मीर को ऐड भी कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के नज़र कल हम यौम इस्तेहसाल भी मना रहे हैं, वहाँ भी आप लोग भी वहाँ पूरे यूरोपीय यूनियन में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी इस तरह से मुजाहरे होंगे। सूरत हाल को किस नज़र से आप देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमें मौका देते हैं ताकि हम जो कश्मीरी हैं, ख़ासकर मकबूजा कश्मीर के अंदर और जो डायस्पोरा है उन तक अपना एक मैसेज पहुँचा सकें। सर देखिए, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर कल पूरे यूरोप में हर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन सब में सेमिनार्स भी हो रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं और कश्मीर काउंसिल ईयू और दूसरी तंजीमों के साथ मिलके हमारे साथ जो दूसरी एनजीओज हैं वो हैं, JKLF जो यहाँ की है वो हमारे साथ खड़े हैं और कल एक भरपूर अंदाज से हम इंडियन एम्बेसी के सामने और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत का जो इक़दाम था 5 अगस्त का, उसको कश्मीरियों ने उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था और हम ये दोबारा तजदीद कर रहे हैं कि कश्मीरी इस इक़दाम को ना कभी उन्होंने आज तक कबूल किया और ना कबूल करेंगे। और भारत को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आपने जुल्म के पहाड़ ढाए कश्मीरियों पे, आपने ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, आपने हमारे बच्चों को नाबीना करके देख लिया, पैलेट गन का इस्तेमाल करके देख लिया, हमारे
जो कायदीन थे उनको फांसियों पे चढ़ा के आपने देख लिया, लेकिन कश्मीरियों की तहरीक जारी रही। सही। आज भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि वो कश्मीरियों का जो विल है, जो कश्मीरी चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सूनर और लेटर। लेकिन भारत के लिए ये फायदा मंद है कि अगर वो जल्दी इस कश्मीरियों का जो मुतालबा है, जो हक आज़ादी का, उसको तस्लीम करे ताकि उस खित्ते में अमन कायम हो सके। लेकिन मैं मोदी सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से अपना चेहरा बेनकाब किया है आलमी बरादरी के सामने, ये पहले कभी नहीं हुआ था। आज यूरोप में यूरोपियन अवाम और यूरोपियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी अब समझने लगे हैं कि भारत के जो इक़दामात हैं वो गलत हैं। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर इलीगल एक्शन है, मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं मुर्तज़ा भाई सर कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, तो इसके अगर कानूनी माहिरीन से पूछें तो वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 बना था वो बेस उसकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था महाराजा के साथ, जो भारत ने किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने उस मायदे को भी खत्म कर दिया। उस मायदे के खत्म होने के बाद आज मकबूजा कश्मीर, आज कश्मीर की जो सिचुएशन है वो 1947 वाली हो गई है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि हम इसको आगे कैसे आलमी जो फोरम्स है उस पे जाके किस तरह लेके अब सर ये जो सिचुएशन, एक साल गुजर गया, योम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने एक नक्शा रिलीज किया है जो प्रूव हो चुका है, सिलेबस का हिस्सा बनेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में मकबूजा कश्मीर को ऐड किया है। जिस तरह से आप लोग वहां पर आवाज़ उठा रहे हैं, आप नहीं बल्कि और दीगर तंजीमें भी हैं, वहां यूनाइटेड नेशन में भी आवाज़ें उठ रही हैं। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इसमें सीरियसनेस शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो चुकी है। अब इस सारी मजमूई सूरत हाल का आज के दिन पर जब हम खड़े हैं, तो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो कितना स्ट्रांग बन रहा है या बन चुका है अगेंस्ट द इंडिया या अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी नैरेटिव? मैं समझता हूं कि अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी नैरेटिव जो है ये नैरेटिव अपनी एक जगह बना रहा है, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, नैरेटिव बन गया, लेकिन उस नैरेटिव को दुनिया तक पहुंचाना, दुनिया की हमायत लेनी, एंडोर्स करना, उसे मकसद एंडोर्स करना, वो असल काम वो है, वो डिप्लोमेट्स का काम है, डिप्लोमेसी का काम है। इसमें मैंने इससे पहले भी एक दफा कहीं कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कल ऐलान करना चाहिए एक एनवाई, स्पेशल एनवाई, परमानेंट एनवाई फॉर कश्मीर, जिसका काम आलमी बरादरी से राब्ते, आलमी बरादरी जो कैपिटल्स हैं, जो मैटर करते हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें जाके अपना नैरेटिव, अपना एक केस पेश करें। और वहां से जब हम इमदाद, उनसे सपोर्ट हासिल कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारा नैरेटिव जो है वो आज एक्सेप्टेबल है दुनिया को। तो कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, इस चीज को इस चीज पर भी एक राय दे दीजिए, इस चीज पर भी राय दीजिए कि चीन जो है वो भी कुछ जगहों को ऑक्युपाई कर रहा है इंडिया की, और वो क्लेम कर रहा है कि ये चाइना की जगह है। नेपाल ने भी नक्शा जारी कर दिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन नेपाल उसको क्लेम कर रहा है कि ये नेपाल की है। बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ भी झड़प चल रही है, ईरान के साथ भी एक टिल्टेड वॉर शुरू हो चुकी है, एक पुश बैक मिला है इंडिया को वहां पर। इस सारी सिचुएशन का कश्मीर कॉज को, और पाकिस्तान जिस तरह से पुश कर रहा है इस नैरेटिव को या इस पूरी कैंपेन को, इस मामले का जिसका मैंने जिक्र किया है, कोई फायदा हो रहा है सर? बिल्कुल फायदा हो रहा है। देखिए, जब अगर आप देखें कि आज तक चाइना भी स्वाय पाकिस्तान के कोई और मुल्क जो है ना इस बारे में उस तरीके से खुल के बात नहीं करता था। चाइना ने जो एक्शन किया है वो क्यों हुआ? वो हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जब वो इलीगल एक्शन किया 5 अगस्त 2019 को, तो क्योंकि उनके चाइना और इंडिया के दरमियान भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला मुआहदे के बाद हुई, तो चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मोदी की जो इलीगल ऑक्यूपेशन है मकबूजा कश्मीर की, उसको एक्सेप्ट ना करने की उन्होंने वो एक क्या कहते हैं
उनको मिसाल दी कि देखिए अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको इलीगल काम नहीं करने देंगे हम। बिल्कुल ठीक। आलमी बरादरी ने इंडियन जो डिसीजन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अब देखना ये है कि उसको रिवर्स कैसे कराना है और भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे लाना है कि वो कश्मीरियों के साथ किया हुआ वादा जो यूनाइटेड नेशन में किया था वो पूरा करे। बहुत शुक्रिया। खैर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। बहुत शुक्रिया और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि शिमला मुआहिदा जो है हमें चाहिए कि फौरी तौर पे हम इसको सस्पेंड करें क्योंकि भारत ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। भारत ने उस वायदे की भी खिलाफ वर्जी की है, उसने यूएन रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की है, उसने जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। हम इतना मैं समझता हूँ कि ये स्टेप हमें लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और रिक्वेस्ट है सर जी सर, बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने रेज कर दिए, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा कराची का रुख करते हैं, शहर कायद का रुख करते हैं। नालों की सफाई वहाँ पर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जुमेरात से एक बड़े स्पेल का भी खदशा है और अर्बन फ्लड की भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसका अलर्ट भी जारी हो गया है। कराची की सूरत हाल जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर कायद की फिलहाल के लिए तो सुनी गई है। एनडीएमए के ताउन से बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। एनडीएमए के ताउन से कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पाक फौज और एफडब्ल्यू की टीमें गुजर नाले का कचरा निकालने पहुंची हुई हैं। आज भी काम होता रहा है और ज़िमन में एफडब्ल्यू के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें काम में मसरूफ भी हैं, जबकि नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मानसून के नए सिस्टम के हवाले से एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जुमेरात से हफ्ते के दौरान 3 दिन सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात को की शाम को खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का दबाव, जो कम दबाव है, वो सिंध में दाखिल होगा और इसके ज़ेरे असर शाम से हफ्ते तक सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मानसून की हवाएं दाखिल होंगी और उसमें बहुत सारे इलाके जिक्र किए गए हैं और ये बताया गया है कि अर्बन फ्लड का भी खदशा है। लेकिन जिस तरह से सफाई की जा रही है, चंद दिन रह गए हैं जुमेरात आने में और आज मंगल है, तकरीबन एक दिन बाकी रह गया है और जुमेरात की शाम को ही तकरीबन बारिश शुरू हो जाएगी। दिन के वक्त शायद शुरू हो जाए या सुबह के वक्त भी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सारी सफाई के लिए एक सवाल ये है कि पैसे विफाक दे रहा है, सूबा सिंध दे रहा है, या दोनों मिलके दे रहे हैं? ये जो वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हुई थी वो इस्तेमाल हो रही है? अब तक कितनी सफाई हो चुकी है? जुमेरात से भारी बारिशों का खदशा भी है। क्या इस वक्त से पहले होने वाली सफाई पर अर्बन फ्लड का जो खदशा है या ख़तरा है वो टल जाएगा? आइए इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, कराची अमूर को बड़े गौर से समझने वाले, वहाँ के हालात को बड़े गौर से जायज़ा लेने वाले मुबस्सिर भी है, तज्ज़ियाकार भी हैं, फैसल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया का, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। फैसल साहब, ये सारा सब जो सफाई का मामला चल रहा है, अब इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये पहलू कहा जाता है, जो तबसरा होता है, वो ये कि वफाक ने इंटरफेयर कर लिया, वफाक ने मुदाखलत की और कराची वालों की सुनी गई। दूसरा पहलू ये है कि जी वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हुए थे, सूबा सिंध और वफाक दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं और उसमें एनडीएमए उनको सपोर्ट कर रहा है। वो ज़ाहिर एफडब्ल्यू से या पाक फौज से काम लिया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है? असल में ये काम कौन कर रहा है? वफाक कर रहा है, सूबा कर रहा है, दोनों मिल के कर रहे हैं? कौन कर रहा है? देखिए, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वफाक ने आर्टिकल 149 का इस्तेमाल करते हुए फौज को सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भेज दिया है। सर, आर्टिकल 149 का मतलब ये है कि अगर सूबे के अंदर खतरात हो अमन अमान के या मईशत को खतरा हो तो वफाक ये आर्टिकल इस्तेमाल कर सकता है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए फौज के एक इदारे को, एनडीएमए को भेज दिया है कि वो जाके इस मामले को देखें। लोगों की जानों को खतरा है। पिछली बार भी जब बारिशें हुई, नाले लोगों के घरों में घुस आए और साथ ही 26,000 से ज्यादा यहाँ पे सनतें हैं। माशी मसाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं बारिश की वजह से, तो उन सनतों को भी बचाया जाए और पोर्ट्स को बताया जाए। बड़ी तादाद के अंदर कंटेनर जो थे वो पानी के अंदर डूब गए थे। तो ये आर्टिकल 149 एक्टिवेट हो गया जिसका जिक्र किया रहे थे और इसकी तशरीह भी
मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत तफसील से की थी और ये तशरीह की थी कि वफाक किसी वक्त भी किसी भी सूबे के अंदर आर्टिकल 149 के तहत एक्टिवेट हो सकता है। तो पहली चीज तो एक क्लियर है, सूबे को इस पे कोई इख्तियार नहीं है रोकने का। वफाक कब कराची में दाखिल हो गया। सही। अच्छा, इस पे जो फंडिंग हो रही है वो क्या है, यानी खर्च कौन कर रहा है, वफाक ही कर रहा है? अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है कि नालों की सफाई के सिलसिले में हर साल तकरीबन एवरेज निकाला जाए, पिछले 12 साल की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है नालों की सफाई के ऊपर कभी 50 करोड़ रुपए, कभी 30 करोड़ रुपए, कभी 10 करोड़ रुपए एवरेज निकाले तो कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए नाले की सफाई पे लगे हैं। सही। अच्छा, ये जो नाले हैं ये तकरीबन 500 से ज्यादा नाले हैं, लेकिन 3-4 बड़े नाले हैं जी। ये सारे के सारे नाले, इनमें अक्सरियत जो है नालों की ये बरसाती नाले हैं, इसमें सूरज का पानी नहीं जाता, इसमें कचरा नहीं जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी हुकूमतों ने एक वजारत बनाई कच्ची आबादी की और नालों के दोनों तरफ आबादियां होती गई और उनको लीज करते गए, आबादी उसको परमिट देते गए और अपना वोट बैंक खड़ा करते रहे। तो नाले जो बरसाती नाले थे वो गंदगी के नाले बन गए और गंदगी के नालों के साथ साथ छोटे इन नालों की सफाई के नाम पे 25-30 करोड़ रुपए खाते जाते रहे। अब 12 सालों के अंदर अगर आप लगा लेंगे तो आराम से आपको अंदाजा होगा कि ये ठीक ठाक बिजनेस है। बारिश से पहले एक पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है, रेन इमरजेंसी का बजट क्रिएट होता है जिसके लिए कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है, फौरी तौर पर आप कहीं भी पैसे लगा दें तो पैसे खाने का भी बड़ा सिलसिला है। अब आ जाते हैं कि इसको इंटरनेशनल फंडिंग, सिंध गवर्नमेंट ने अपील करती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, बाहर से पैसे आ जाएं, वो भी पैसे आए नहीं है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की बनती नहीं है तो मेयर साहब कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, छोटे नाले उनके पास है, डीएमसी के पास है जी। अब ये जो वफाक ने 149 का जो इस्तेकाल इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर WFW जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है, एनडीए में इस्तेमाल कर रही है, वो अपने फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल वफाक के फंड इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा खतरा हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए। उन्होंने जो सियासत की आज उनको भुगतनी पड़ रही है कि वो पूरे गेम से आउट हैं। वो मशीनें दिखा रहे हैं एक दो नालों के अंदर घुमाते हुए, लेकिन जिस 24/7 ऑपरेशन के तहत इस वक्त काम किया जा रहा है, पाक फौज की टीम्स काम कर रही है और वो चोक पॉइंट्स जो हैं उन चोक पॉइंट्स को साफ कर रही है, क्लियर कर रही है। और साथ साथ ये भी अंदाजा हो रहा है कि कब्जे हुए हैं या आबादियां बनी है, कच्ची आबादियां बनी हैं, फिर लीज हो गई हैं और वो उनके अंदर आने से नालों के अंदर घर बन गए हैं। तो ये बड़े बड़े स्कैंडल इससे बाहर निकलेंगे और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सिनेरियो ये आगे बढ़ता जाएगा। ये एंट्री जो है वो एग्जिट इतनी इजीली नहीं होगा जिस तरह ये कोर जुमला था आपका कि ये जो एंट्री है इसका एग्जिट इतनी आसानी से नहीं होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है और मैं ये अगला सवाल यही करने वाला था कि अब एंट्री हो चुकी, इसका एग्जिट कैसे बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एनडीएम में काम करे जिस तरह से उसका डिज़ाइन रहा है, जिस तरह से उसने काम किया है। जो जलजला आया 2007 का और उसके बाद फिर से इन्होंने 2005 का और उसके बाद जिस तरह से ये डेवलप हुई और उसने काम किया, अप्रिशिएट किया जाता है। कोरोना के अंदर वायरस वाले मामले में बड़ा काम किया इन लोगों ने, कोई शक नहीं है। पाक फौज के अंडर आता है, मुनज़्ज़म इदारा है, सब तारीफ करते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। अब इसका एग्जिट जो है उसके ऊपर जरा आए, क्या एग्जिट ये हो सकता है कि सारी रिपोर्ट बने कि जनाब कहां कहां क्या क्या सिचुएशन है, उसके लिए आइंदा कितना कितना बजट चाहिए होगा और उसके लिए सूबों के लिए बजट एलोकेट किया जाए, या ये हो फैसला कि जनाब ये जगह जो है यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, लिहाजा इसको मज़ीद हर साल के लिए इसको साफ़ नहीं किया जाए जब तक कि ये तजावुज़ात ना हटाई जाए। यानी ये मामला कहीं किसी तरीके से अदालत में या वफाक की कोर्ट में, वफाक की कोर्ट इसलिए कह रहा हूं कि वफाक फिर इंटरफेयर करे कि जनाब अगर आप इसको नहीं ठीक कर रहे तो ठीक है जी, गवर्नर आज आ रहा है, फिर हम आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को खत्म करें जनाब। यानी एग्जिट वाली बात बड़ी अहम है। देखिए, गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची के चप्पे चप्पे को जानते हैं और मानते हैं। बिल्कुल सही। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 149 की तशरीह उनसे पहले ही करवा रखी थी, ठीक है, और मौका मिलने पर उसको एग्जीक्यूट करते हुए फौज को कराची भेज दिया है। फौज अभी एक काम करना शुरू हो गई है पिछले 2 दिन के अंदर। जिस तेजी से उन्होंने काम किया है, यानी कि सिंध हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत ये कई माह के अंदर काम नहीं कर सकती थी, जो अभी हमने देखा जिस तरह से फौज ने ये काम किया है और लोगों को यकीन हो गया है कि उनके मसाइल का हल फौज के पास ही है। अब 149 आर्टिकल के तहत वफाक कुछ भी कर सकता है। यहाँ सिनेरियो कोविड के अंदर हमने बहुत
अजीबो गरीब किस्म के जो है वो अहकामात देखे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं थे। ये पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें 26,000 से ज्यादा सनतें हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाली सनतें जो है वो 14-15 हजार के करीब है। उनको सिंध गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दे दिया था कि अगर आपकी प्रेमिसेस के अंदर किसी को कोविड-19 हुआ या वो पॉजिटिव हो गया या अगर उसकी हलाकत हो गई तो मालिक को पकड़ लेंगे। और उस खौफ की वजह से सनतें काम नहीं कर पाई और पूरे मुल्क के अंदर सनतें पंजाब में चल रही थी। उसके बाद डायलॉग हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, सनतकारों को अंदर भी कर दिया, फिर बड़ी और अब तक ये रहा। उसके बाद जबरदस्ती जो है कुछ सनतकारों ने ये बातें भी कही कि उनसे वजीर आला कोविड फंड के अंदर जो है वो रिलीफ फंड के अंदर पैसे भी मांगे गए, कुछ ने दिए भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे बर्ताव बहुत डिफरेंट था और वो बर्ताव डिफरेंट की वजह से सिनेरियो रहा। फिर यहाँ पे अगर आप देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, पानी का मसला देख लें, कराची वालों को कराची का पानी बेचा जाता है और मुसलसल बेचा जाता है और अरबों रुपए का बेचा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वाटर बोर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं, तो बहुत बेचैनी है। अब सारे शहरी जैसे नाले साफ होंगे और फर्क नजर आ जाएगा, जो आप मानसून की बात कर रहे हैं अगले स्पेल की, फर्क बिल्कुल महसूस होगा क्योंकि फौज खड़ी रहेगी और चौक्स खत्म होते रहेंगे और वो लोग जो साजिशें करते हैं वो भी दूर रहेंगे और अच्छी तरह से काम होगा। तो फिर सिनेरियो ये होगा कि लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट की बसें आनी थी, उसके पैसे खर्च हो गए 12 साल में, कहाँ गए? मुराद अली शाह साहब जो है वो पिछले 12 सालों के अंदर 10.5 साल से जो है सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तकरीबन 8,000 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं सिंध में। वो 8,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं, किन डेवलपमेंट में खर्च हुए हैं? और आवाज कराची से उठ के सक्खर जाएगी, हैदराबाद जाएगी, लाड़काना जाएगी, नवाबशाह जाएगी, मीरपुर खास जाएगी और सभी ये बात कर रहे हैं कि ये पैसे खर्च हो गए। और ये जब चीजें होंगी और साथ साथ ये जो नाले साफ हो रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं ना, कि आबादी कैसे थी, ये पहले नाला कैसे, यही पॉइंट में आपने जो कोर पॉइंट बोला ना कि ये एंट्री हो गई है तो ऊंट खेमे में दाखिल हो गया है, ये हम देखते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया सर, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस और हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते, बहुत मशकूर है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद अब जरा कराची से पंजाब का रुख करते हैं। एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी खबरें आना शुरू हो गई हैं, एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब से ईद से पहले ही बड़ी खबरें आ रही थी और यहाँ तक कि उस्मान बुज़दार के साहब के जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनके हटाए जाने की खबरें थी, लेकिन वो उस वक्त डिफ्यूज़ हो गई। वज़ीर आज़म लाहौर आए और उसके बाद फिर बयानात आए कि ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वहीं हैं। और उसके बाद हमने इसका एक तज्ज़िया लिया और उसके पीछे वजूहात ये फाइनल हुई कि उस्मान बुज़दार को माइनस करके अगर किसी और को लाया जाता है तो वो कौन हो सकता है। और उसके उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जा रहा था वो जाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का लिया जा रहा था और वो मजबूत उम्मीदवार भी हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली भी हैं। उसके बाद ईद के दिन गुजर गए और उसके बाद ये भी जो खबरें उससे पहले ही मौसूल हुई, जो नैब की तरफ से रेफरेंसेस बन रहे हैं उनके ख़िलाफ़, चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़। तो उसके बाद से फिर आज के दिन से, बल्कि कल के दिन से ही कुछ मज़ीद खबरें भी गर्दिश करने लगी और वो ये कि एक बार फिर से माइनस उस्मान बुज़दार होने वाला है और शायद इस अगस्त के महीने में के एंड तक, यानी 14 अगस्त मना चुके हों और उसके बाद 15 अगस्त से पहले या उसके करीब कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ हो जाए और उसके बाद इसकी लॉबिंग भी हो रही है। चौधरी सरवर साहब भी मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी इस लॉबिंग का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। किस तरफ टिल्ट हो रहा है, वो इमरान खान साहब या दूसरी तरफ, और वो उन लॉबीज़ का आपको पता भी है कि जिस तरह से वो ग्रोह चलते हैं। जहांगीर तरीन फैक्टर भी ज़ाहिर है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन फ़िलहाल वो डिफ्यूज़ हुआ है। ख़बरें हैं कि इसी महीने तब्दीली हो सकती है। सवाल मेरा ये है कि काफ लीग नाराज़ है पंजाब से, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इत्तेहादी हैं पंजाब हुकूमत के, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। इस सारे सिचुएशन को किस तरह से डिफ्यूज़ कर पाएंगे उस्मान बुज़दार साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, और जो नई खबरें सामने आई हैं वो क्या है, इसके लिए बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी आसिम नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या सर ये बात दुरुस्त है कि जो मामला डिफ्यूज़ हुए थे माइनस उस्मान बुज़दार साहब के उनकी जो उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब वो फिर से एक्टिव हो गए हैं, और उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, उसके बिहाइंड द सीन खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। अब ये है कि
पॉलिटिकली, जैसे कि हमने लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हम इसी पाक पंजाब की सियासत पे बात कर रहे थे, और अब क्योंकि ईद के बाद ये पहले से ही तय था कि ईद के बाद और मुहर्रम के आगाज से पहले काफी तेजी आएगी, तो शायद यही एक वजह है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी अपने पर तो हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को काफी टफ टाइम आने वाले दिनों में शायद तरीके इंसाफ की तरफ से मिले। और हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाद अब मुस्लिम लीग काफ के भी कुछ अफराद उनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त नैब को हदायत दी गई है, जिनमें कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान की जो फैमिली के अंदर से किसी अहम शख्सियत का नाम भी है, और उसी की कड़ी है कि एक कॉल अप नोटिस जो दस्तरजात के लिए निकला है चौधरी नूर सलाई के हवाले से, जिसमें 7 तारीख तक तमाम रिकॉर्ड उनका मंगवाया गया है जो उन्होंने 2 साल तक शुरू की थी। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए चौधरी बरादरान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक अहम मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के अंदर इनकी पार्टी की मुलाकात थी जिसमें तमाम ही इनके जो सरकर्दा लीडरान हैं वो मौजूद थे। चौधरी शुजात ने उस इजलास की सदारत की थी, और उसके बाद फैसला किया था कि पंजाब में क्या इत्तेहाद में रहना या नहीं रहना, इस हवाले से लाहे अमल बनाएंगे। उस लाहे अमल को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग काफ जो है उन्होंने जब अपना बयान दिया और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि अब हम जल्द ही अपने अरकान पंजाब असम्बली को बुलाएंगे और आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। तो उसके बाद बुज़दार साहब वो भी सामने आए, उन्होंने आज मुलाकात के लिए वक्त दिया, लेकिन अचानक ही कोई इस्लामाबाद से ऐसी कॉल मौसूल हुई वज़ीर आला पंजाब को कि उन्होंने आज चौधरी परवेज लाई और उनके वक्त से होने वाली मुलाकात को मुलतवी कर दिया कल तक के लिए। लेकिन अभी तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि कल की भी प्रोग्राम का उन्हें टाइम नहीं दिया गया तरीके इंसाफ के। इस वक्त ये तो कह के बात टाल दी गई कि आपसे मुलाकात अब कल होगी। तो ये तमाम मैंने थोड़ा पस मंजर आपको बताया, असल में होने ही जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो, क्योंकि पंजाब में इस वक्त उनका रोल, अगर अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो वो हुकूमत में आ जाते हैं, और हुकूमत से हटते हैं तो हुकूमत वो अपोजिशन बन जाती है। तो उनकी जो अहमियत है वो खासी इस वक्त पंजाब के अवाम में अहमियत वो रखती है, उसकी खासी कदर भी की जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ तहरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ के भी 7 से 8 अफराद को उन्होंने अपने शो देखिए इसमें नसीर साहब, देखिए नसीर साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है और ये मुबैना तौर पर एग्जिस्ट भी करती है और कर भी रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई इरा के अंदर। और जब से नून लीग की हुकूमत रही और उसमें पीटीआई अपोजिशन में रही, उस वक्त से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जो है वो वाज़े तौर पर सामने आया। यानी पंजाब के अंदर जो मुतबादिल है वो सिवाय परवेज़ इलाही साहब के और कोई नहीं है, या मुनस इलाही साहब के या काफ लीग के अलावा और कोई मुतबादिल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मुतबादिल एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, शायद काफ लीग एक्सेप्ट भी नहीं करें। तो ये जो नई खबरें हैं, ये जो नई चेंजेस हैं, ये दरअसल जो नैब एक्टिव हुई है और जो रेफरेंसेस बनाने की बातें हो रही हैं, ये उसके बाद का एक रिटेलिएशन है। और ये दरअसल उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक फैक्टर है कि अगर काफ लीग को साइड पर लगाया जाए तो शायद कोई मुतबादिल, बुज़दार के मुतबादिल कुछ और हो सके। बिल्कुल आपने एक्यूरेट बात मेरे ख्याल कर दी है। थोड़ा सा इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असल में होने यही जा रहा है कि तो इस वक्त पहले तो कहा जा रहा था कि चौधरी मुनस सराई के हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साथ साथ जिस तरह की चौधरी बरादरान चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ और शुजात के खिलाफ दोबारा से वो पुराना 20 साल पुराना केस शुरू किया है, कहा यह शायद उनकी कोई गिरफ्तारी के लिए भी, चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए भी कोई किसी किस्म का ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपना इस वक्त जो है अपोजिशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, उनके साथ बैकडोर राब्तों में है, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि दिखा दी है तो उनके खिलाफ बात नहीं करे। लेकिन आने वाले दिनों में ये बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो कल और परसों जो है ये भी बड़े अहमियत के हामिल है। आने वाले बड़े अहमियत है। हो सकता है कि कोई नैब की तरफ से कोई कॉल अप नोटिस जारी हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि तहरीके इंसाफ अगर उनसे दोबारा मुलाकात नहीं करती, उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुनती, तो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो भी कुछ हद तक वो खुल के सामने आए और कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां पर वो अवाम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे। तो अगर तो काफ लीग ये तमाम चीजें करेगी तो आपको ये तो भी सियासी तौर पर काफी ज्यादा भूचाल आएगा। मुस्लिम लीग नून डेफिनेटली सर, तुरप का पत्ता इस वक्त पंजाब हुकूमत में जो तुरप का पत्ता है वो काफ लीग के पास ही है, इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपना गिरदो नवा का बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।